हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू साइंस बाय पीएस। आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था सेल के बारे में। उसके बाद में हमने अगला लेक्चर जो लिया था वो डाइजेशन के ऊपर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में, मतलब उत्सर्जन के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। तो आइए पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र को। सबसे पहले देखेंगे अपन डेफिनेशन क्या दी है उत्सर्जन की। शरीर से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना, मतलब शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक, उत्सर्जन के प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो पहला अमोनोटेलिज्म, दूसरा यूरियोटेलिज्म, तीसरा यूरिकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म की बात करें तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमोनिया होगा। यूरियोटेलिज्म की बात करें तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होगा। और यूरिकोटेलिज्म में उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। ठीक, और अब हम इनको एक एक टाइप को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखते हैं। सबसे पहला अपना है अमोनोटेलिज्म। ठीक, तो अमोनोटेलिज्म में होता क्या है, शरीर से अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक, और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, अमोनोटेलिज्म। और जो जंतु ये प्रक्रिया करेंगे, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। और वैसे भी हमें पता ही है कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो ऐसा संभव सिर्फ जलीय जंतुओं में है। तो ये इस प्रकार का जो उत्सर्जन है जलीय जंतुओं में देखा जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। और केचुआ और जो मेंढक होता है ये जो है ये अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों प्रकार का उत्सर्जन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अमोनोटेलिक मतलब कि अमोनिया का भी उत्सर्जन करेंगे और यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का भी उत्सर्जन करेंगे। ठीक, अब हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है यूरियोटेलिज्म, मतलब यूरिया का उत्सर्जन होगा इसमें। ठीक है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बाहर निकालेंगे अपन, यूरिया। और ये जो प्रक्रिया रहेगी यूरिया को बाहर निकालने की ये कहलाएगी यूरियोटेलिज्म। ठीक है, और जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उनको बोल देंगे अपन यूरियोटेलिक, मतलब लास्ट में टेलिक लगा देना है। जैसे अमोनिया है तो अमोनोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक। ठीक, और यूरिया जो है वो उत्सर्जन कौन कौन करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का यूरिया के रूप में उत्सर्जन मैमल्स करते हैं। और इसके पहले अपन ने जो पहला वाला टाइप देखा अमोनोटेलिक, उसमें अर्थवॉर्म और फ्रॉग देखे। तो ये इसमें भी आएगा क्योंकि ये अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों प्रकार का उत्सर्जन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब अगला थर्ड टाइप देखते हैं अपन। थर्ड टाइप है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मतलब इसमें क्या होगा, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, इसका उत्सर्जन होगा। और जो प्रक्रिया रहेगी उसको बोलेंगे अपन यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, और यूरिकोटेलिज्म प्रक्रिया का अपन ने नाम दे दिया, यूरिक अम्ल का इसमें उत्सर्जन हो रहा है। और जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उनको बोल देंगे अपन यूरिकोटेलिक। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे अभी जैसे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो होगी नहीं। तो जैसे ये जो पक्षी वगैरह आसमान में उड़ते हैं इनको पानी वैसे भी ज़्यादा मिल तो पाता नहीं है। तो ये इंसेक्ट मतलब कीट वर्ग में और एविस मतलब पक्षी वर्ग में पाया जाएगा। और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल जो मतलब ज़मीन पे जो रहते हैं, स्थलीय सरीसृप, इनमें भी ये इस प्रकार का उत्सर्जन देखने को मिलेगा, मतलब इनका उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिक अम्ल। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे। अब हम देखेंगे, हमने मतलब प्रकार तो देख लिए कि अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है। अभी ह्यूमन के उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन यूरियोटेलिक प्रकार के होते हैं, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिया का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है इसका फार्मूला, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अब इसमें एसेसरी ऑर्गन होते क्या है मानव उत्सर्जी तंत्र में, मतलब यूरिया का जो अपन उत्सर्जन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को मानव में लगेगी अपने को। तो किडनी होगी, मूत्रवाहिनी होगी, यूरिनरी ब्लेडर होगा और मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, इसके डायग्राम को देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से।
देख लिया। अब इसमें किडनी है कहाँ, तो ये है किडनी, यहाँ पे लिखा है अपन ने, ठीक है। ये किडनी दो जोड़ी होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। और मूत्रवाहिनी, जैसे कि अब मूत्र का निर्माण इसमें हो गया है तो उसको ले जाने के लिए भी कोई चाहिए, तो यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी, ये भी दो जोड़ी मतलब सॉरी एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी किडनी होगा मतलब दो किडनियाँ, और दो मूत्रवाहिनी, एक एक जोड़ी होता है, ठीक। और इसको ले जा, ये नलिया तो ले जाएगी नीचे इसको। अब इसको स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए, तो ये होगा नीचे अपना यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, ठीक। और उसको बाहर निकालने के लिए जो रहेगा यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, इसकी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यूरिन का फ़िल्टर कर लिया, उसको आगे पहुंचा के जमा कर दिया, अब उसको बाहर निकालने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर किया जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं डीप में। अब एक एक ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन को हम देखेंगे। अब हम किडनी की बात करें तो किडनी का हम साइज़ देख लेंगे। ये इसकी मतलब कहाँ पे है, होता कहाँ पे है, मतलब शरीर में इसकी स्थिति कहाँ पे रहेगी और इसके कार्य क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो किडनी के बारे में हमने उधर देख लिया था कि एक जोड़ी होती है, ठीक, मतलब एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। और होगा कहाँ, तो ये एब्डोमिनल कैविटी अपनी मतलब उदर गुहा मतलब पेट में, ठीक है। और वर्टिब्रा कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके आजू बाजू में मतलब दोनों ओर होगी, ठीक है। और इसका कलर क्या होगा, तो ये लाल भूरे रंग की होगी, ठीक है। इसका वज़न देख ले हम, तो ये 150 से 160 ग्राम मतलब 150 से 160 ग्राम वज़न होगा। और लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर मोटी होगी, ठीक है। ये देख लिया। अब किडनी से नीचे में जो हमारी मूत्रवाहिनी जाती है, ठीक है, तो मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होगी, 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यूरेटर्स की बात कर ले अपन, जो एक जोड़ी अपने पास में मौजूद है, ठीक। और इसमें होता क्या क्या है, अपन ने इसकी मेज़रमेंट देख ली है कि लंबाई चौड़ाई और उसकी पोजीशन की ये कहाँ पे है, उसका कलर क्या है। अब इसमें होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा मतलब रक्त का शुद्धिकरण होगा, इसमें मूत्र का निर्माण होगा मतलब ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण होगा, ठीक है। अब ये एक सामान्य ह्यूमन बींग के इसमें शरीर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पूरे दिन के दौरान बनता है, मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन का वो उत्सर्जन पूरे दिन के दौरान करता है। अभी जैसे अगर कभी कम पानी पिया या अदर कुछ बाहरी फैक्टर के कारण कभी कभी कम भी बन सकता है, ठीक। और जो यूरिनरी ब्लेडर है अपना नीचे मूत्राशय, तो इसमें कम से कम 300 ml तक का मूत्र इसमें संग्रहित कर सकते हैं, ठीक। मतलब संग्रहित कर सकते हैं नहीं, संग्रहित होता है, हो सकता है। और अभी इसके आगे अपन ने इसको फ़िल्टर वगैरह तो कर लिया। अब इस किडनी के अंदर में और क्या होता है, थोड़ा इसको डीप में देखें तो प्रत्येक वृक्क मतलब किडनी, ठीक है, तो उसमें 1.2 मिलियन मतलब कि कम से कम 10 लाख से ऊपर ही होंगे कम से कम वृक्काणु जो होते हैं, नेफ्रॉन, ठीक। और जैसे सेल को बोला था ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वैसे ही नेफ्रॉन जो है, कई सारे नेफ्रॉन मतलब करीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन मिलके अंदर मतलब किडनी के अंदर में काम करेंगे, ठीक है। तो इसको किडनी की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहेंगे, कार्यात्मक इकाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको थोड़ा और। ये आ गया अपना क्या, किडनी के अंदर का अपने को देखना है अब नेफ्रॉन, क्योंकि अपन ने इनकी संख्या तो देख ली कि करीबन 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 1.25 मिलियन होता है लगभग, लेकिन अपन इसको 1 मिलियन लेके चलते हैं। तो एक किडनी अपन ने ले ली एक साइड वाली। अब इसमें यहाँ पे ये जो दिया है ये रीनल पिरामिड होता है यहाँ पे, ठीक है। और रीनल पिरामिड से क्या जुड़ा होता है, हमारा नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ये इधर डायग्राम में दिया गया है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे होगी 3 चीज़ें। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होगा क्या क्या, जो जेल है और ब्लड है, वाटर है, इसका फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पे अपना, ये यहाँ पे ये जो दिया है ना अपना ये बोमांस कैप्सूल यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, ठीक है। प्यालेनुमा संरचना ये होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड आएगा कहाँ से, रीनल आर्टरी के थ्रू, ये रीनल आर्टरी दी अपन ने, तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा और ये इसमें ग्लोमेरुलस में
यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होगा और इसके आगे फिर ये बढ़ेगा, मतलब बोमास कैप्सूल भी बोलते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल भी बोलेंगे यहाँ पे इसका। फिर यहाँ से जितना फ़िल्टर होना था हुआ, उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा, इसके बाद में ये हेनले लूप में आएगा, ठीक है। तो हेनले लूप में पहुँचने से जस्ट पहले यहाँ पे ये जो नली है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। तो उससे पास में जो नलिका है कुंडलित वाली उसको बोलेंगे। तो यहाँ से होते हुए और ये हेनले लूप से होते हुए यहाँ से ये डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट मतलब संग्राहक नलिका में बाहर चले जाएगा। उसके बीच में यहाँ से जो प्रोसेस है अपना ये ग्लोमेरुलस, ये बोमांस कैप्सूल से लेके ये संग्राहक नलिका के बीच में यहाँ पे फिर से रीअब्जॉर्प्शन वाटर वगैरह का जो ज़्यादा फिल्टर हो चुका है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा और रीनल आर्टरी के थ्रू तो यहाँ पे फ़िल्टर हुआ है, ठीक। रीनल आर्टरी से ये वापस चले जाएगा और जो कुछ बचा वाला फिल्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे उसको भी फिर से अवशोषित कर लिया जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी अपन वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो ज़्यादा में वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं था लेकिन उसको अपन ने फ़िल्टर कर दिया तो उसका अवशोषण भी होगा फिर से। और ट्यूबुलर सीक्रेशन, मतलब कि अभी जितना अपने को उसमें से निकालना था अपन ने फ़िल्टर करके निकाल के अलग रख लिया। और ट्यूबुलर सीक्रेशन मतलब अब लास्ट में ये इसमें अपनी जो कलेक्टिंग डक्ट है संग्राहक नलिका, तो उस संग्राहक नलिका में चले जाएगा और वहाँ से ये नीचे अपन देख ही रहे हैं, यूरेटर में अपने डायग्राम में देखा भी था। तो दो जोड़ी यूरेटर्स एक जोड़ी यूरेटर्स अपने पास में है, तो उससे ये जाकर और यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय में जाके जमा हो जाएगा और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू मतलब मूत्र मार्ग के थ्रू हम इसको बाहर कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे थोड़ा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि हमने उसको डायग्राम भी देख लिया, डायग्राम से हम समझ गए कि कैसे फ़िल्टर होगा, कहाँ से, मतलब क्या क्या फ़िल्टर होगा और उसके चरण क्या क्या होंगे, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम एक्सक्रीशन के बारे में कि इसमें और जो अपने एग्ज़ाम के इससे काम आए। तो मूत्र का पीएच क्या होता है, तो 6 पीएच होता है। अब ऑब्वियसली 6 पीएच है मतलब 7 से कम है तो एसिडिक होगा, क्योंकि पीएच स्केल में 7 से ऊपर जाने पे बेसिक होता है और 7 से नीचे रहने पे एसिडिक होता है, ठीक। और मूत्र का जो पीला रंग होता है उसमें यूरोक्रोम नाम का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो किस कारण से होगा, पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक मतलब यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। और जो मूत्र की जो तीक्ष्ण गंध आती है ये किस कारण से होती है, इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है यूरिनोड कहते हैं जिसको, तो इसके कारण ही आएगी। जैसे हम कुछ पब्लिक शौचालय वगैरह में देखते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो एकदम तीक्ष्ण गंध वो अमोनिया की होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब यूरिया एक जगह जाएगा तो, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला भी वही है NH2CONH2, ठीक। तो और अभी जैसे हमने देख लिया कि मूत्र का रंग किस कारण से पीला है, उसकी गंध किस कारण से है, उसका पीएच क्या है, मतलब उसका वो एसिडिक है कि बेसिक है। अभी जैसे हम कभी कभी चाय या कॉफ़ी या ड्रिंक कर लेते हैं मतलब शराब पी लेते हैं तो हमको बार बार यूरिन मतलब टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक, मतलब मूत्र की मात्रा में ये वृद्धि करते हैं। तो चाय कॉफ़ी शराब को डाईयूरेटिक सब्सटेंस के रूप में अपन बोल सकते हैं। अभी जैसे जो पदार्थ यूरिन की मात्रा को कम करेंगे तो उनको हम इसका अपोजिट बोल देंगे, डाईयूरेटिक का एंटी डायूरेटिक बोल सकते हैं, ठीक। और आजकल आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों की किडनियाँ काम नहीं करती हैं तो कृत्रिम रूप से हीमोडायलिसिस करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो इनको कृत्रिम गुर्दा भी कह सकते हैं, ठीक है, हीमोडायलिसिस को। और जो कुछ लोगों में किडनी में स्टोन हो जाते हैं जिनको से सामान्य भाषा में पथरी कहते हैं, तो वो पथरी बनी काय की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो अधिकतर लोगों को ये सलाह दी जाती है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए क्योंकि टमाटर में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जिनको पथरी होती है उनके लिए, ठीक। अभी हम आगे देख लेते हैं कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में, मतलब अन्य जीवों के बारे में। कुछ कुछ लोग मतलब कुछ कुछ जीवों में स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं उत्सर्जन के लिए, तो देखते हैं। ये आ गया अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म। अर्थवॉर्म में देखे अपन, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, ठीक है। आपके अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोल सकते, मतलब जनरल भाषा में कुछ कुछ मतलब कुछ अलग बोलते हैं इसको। तो अर्थवॉर्म का सामान्य वैसे केचुआ होता है और लीच मतलब जोक।
तो इनमें जो उत्सर्जी अंग होता है ये नेफ्रिडिया होता है। और एक प्रॉन मतलब आर्थ्रोपोडा का मेंबर जो है, ये झींगा बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में, तो इसमें ग्रीन ग्लैंड होती है, ठीक। और कॉकरोच तो आप सबने देखा ही होगा। और अदर इंसेक्ट मतलब जो बाकी दूसरे इंसेक्ट भी होते हैं, तो इन सब में मेल्पिजियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं उत्सर्जन के लिए। और अमीबा पैरामीशियम की बात कर लें तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते, क्योंकि ये उतने विकसित प्रकार के तो होते नहीं हैं जीव, ठीक है, इसलिए इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। अभी प्लेनेरिया और प्लेटिहेल्मिन्थिस की बात कर लें, मतलब प्लेटिहेल्मिन्थिस जो जीव है उनकी बात कर ले, तो इनमें होती है भाई सब ज्वाला कोशिका, मतलब फ्लेम सेल के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। और बाकी जो बच गए फिर जैसे बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गया मतलब पक्षी, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, फिशेस मतलब मछलियाँ, मैमल्स मतलब स्तनधारी, इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग भी, मतलब मनुष्य की भी बात कर ले, तो इन सब में उत्सर्जी अंग होता है किडनी, ठीक है। तो आज हमने देख लिया उत्सर्जन के बारे में सब कुछ, और समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लास्ट में अपना थैंक यू, ठीक है। और आपने अगर सेल और डाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।